हेलो दोस्तों, मैं नरी पांडे आप सभी का एक बार फिर से आपके टेक्निकल अड्डा चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, अभी हमने पिछले कुछ दिन पहले एक टेस्ट सीरीज लेके आए, उसका आप लोगों ने वीडियो देखा। दोस्तों, थोड़ा सा शेयर करें जिससे आपके कई जो दोस्त रह जाते हैं उनको भी इनके बारे में जानकारी हो सके। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण, चाहे फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो चाहे सेकंड ईयर के स्टूडेंट हो, दोनों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्नावली लेकर के हम आए हैं। तो इसके बिल्कुल मत करिएगा, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। चलिए प्रश्न की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न ये रहा, निम्नलिखित में से किसकी एसआई इकाई हेनरी होती है ना। किसकी एसआई इकाई हेनरी होती है? इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस, रेजिस्टेंस या डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। इसमें से जो राइट आंसर है दोस्तों वो है इंडक्टेंस। किसकी? इंडक्टेंस की इकाई क्या होती है? हेनरी होती है। देखिए, इंडक्टेंस जिसे हम हिंदी में प्रेरक कहते हैं, क्या कहते हैं दोस्तों? प्रेरक, है ना। प्रेरक क्या है? यह वह कॉइल जो चुंबकीय क्षेत्र में कुंडली ऊर्जा, कॉइल ऊर्जा संग्रहित करता है ना। वह कॉइल जो मैग्नेटिक फील्ड में क्या करता है? मैग्नेटिक फील्ड में मतलब ऊर्जा को संग्रहित करता है ना। ऊर्जा को संग्रहित करता है, ये क्या कहलाता है? प्रेरक कहलाता है। और या इसको इंडक्टेंस, इंडक्टेंस बोलते हैं। इंडक्टर क्या होता है? प्रेरण का वह गुण जो विद्युत धारा परिवर्तन द्वारा ईएमएफ उत्पादित करता है, प्रेरक कहलाता है ना। ईएमएफ उत्पादित करता है, प्रेरक कहलाता है। ये बात आपके समझ में आ गई होगी। धारिता की एसआई इकाई क्या होती है? धारिता की जो एसआई इकाई क्या होती है दोस्तों? फैराड होती है। क्या होती है? फैराड। एक होती है प्रतिरोध की एसआई इकाई, ओम। प्रतिरोध की क्या होती है? ओम होती है। और डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ की क्या होती है? V/M। ठीक है ना। तो ये रही कुछ महत्वपूर्ण बातें। अगला प्रश्न है, विभवांतर भी एक स्रोत परिपथ में एक धारा I को बनाए रखता है। स्रोत द्वारा यानी सप्लाई द्वारा परिपथ की शक्ति P इनपुट शक्ति में से किसके द्वारा दिया जाता है ना। मतलब पावर को जिस फार्मूला से हम व्यक्त करते हैं उसका हमें वो फार्मूला बताना है। P बराबर VI, P बराबर V/I या P बराबर I/V या P बराबर 1/VI होता है। दोस्तों, आपने इसका आंसर आपको मालूम होगा। इसका जो राइट आंसर होता है दोस्तों वो P बराबर V/I होता है। क्या होता है? P बराबर V/I, यानी कि पहला वाला इसका राइट आंसर होगा। देखिए, P बराबर एक चीज़ और V²/R भी होता है, ठीक है। और P बराबर I² × R भी होता है। तो इनमें से हो सकता है ये वाले भी फार्मूले आ जाएं या हो सकता है ये वाले फार्मूले आ जाएं, ठीक है। आपको सही ढंग से लगाना है। P बराबर VI, P बराबर V²/R या P बराबर I² × R, ठीक है। आप लोगों ने इसका आंसर अच्छे से लगाया होगा। अगला प्रश्न है, ओम के नियम किस पर लागू किया जा सकता है? फर्स्ट ईयर के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है ना। ओम के नियम किस पर लागू होता है? प्रतिरोधक, दिष्टकारी, ट्रांसफार्मर या जेनर डायोड। इसका जो राइट आंसर है, जी हाँ, आप लोगों ने जो आंसर सोचा है वो बिल्कुल सही है। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, प्रतिरोधक। समझ गए ना। यानी आप अब देखिए, पूरे ऑप्शन में यदि आप लोग ये सोच लें कि ये वाला आंसर बिल्कुल नहीं हो सकता, जेनर डायोड बिल्कुल नहीं हो सकता, सिर्फ दो चीज़ें हैं, तो आप लोग देखते होंगे ओम का नियम क्या बोलता है? V/I बोलता है ना। ओम का नियम क्या बोलता है? V/I या V बराबर IR, है ना। इनमें से प्रतिरोध है यानी रजिस्टर है, तो इसका जो आंसर होगा प्रतिरोधक होगा, है ना। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, समझने योग्य बात है ये, चाहे डायोड हो, क्या चीज़? डायोड, है ना, या ट्रांजिस्टर हो, क्या हो? ट्रांजिस्टर। डायोड हो, ट्रांजिस्टर हो, है ना, इनमें ओम का नियम लागू होता है। बात समझिएगा। हाँ, लेकिन थायरिस्टर में ओम का नियम लागू नहीं होता है। ये भी प्रश्न आ सकता है कि डायोड और ट्रांजिस्टर में क्या ओम का नियम लागू होता है? तो बिल्कुल लागू होता है, मगर ट्रांजिस्टर में लागू नहीं होता है।
नेक्स्ट प्रश्न अपना, दिए गए परिपथ में I बराबर 6 एम्पियर, I2 बराबर 2 एम्पियर, तो I2 का मान क्या है ना, देखिएगा, सॉरी, कुल करंट है 6 एम्पियर और I1 का मान है 2 एम्पियर, तो इसका जो राइट आंसर होगा 4 एम्पियर। चूँकि यहाँ से 6 एम्पियर गई, 2 एम्पियर बट गई, तो इधर कितनी जाएगी, 4 एम्पियर जाएगी, है ना, ये आप समझ गए होंगे। अगला प्रश्न है, यदि एक चालक के सिरों पर विभवांतर को आधा कर दिया जाए, चालक का सिरों मतलब ये है, मान लो ये है कोई बल्ब और ये है चालक के सिरे, सिरा नंबर 1 ये है, सिरा नंबर 2 ये, इन दोनों के बीच भी को आधा कर दीजिए। यदि भी यहाँ मान लो 220 है, अब 110 कर दिया जाए। यहाँ मान लीजिए करंट 4 एम्पियर बह रही थी 220 के साथ, तो 110 के साथ कितना बहेगी, यही प्रश्न है ना। इसके माध्यम से बहने वाली विद्युत धारा क्या होगी, बढ़ जाएगी, दोगुना हो जाएगी, घट जाएगी कि आधा हो जाएगी। तो दोस्तों आप लोग जानते हैं कि भी प्रोपोर्शनल आई होता है। यदि आप वोल्टेज को बढ़ा रहे हैं तो करंट भी बढ़ेगी, यदि वोल्टेज को आप आधा कर रहे हैं तो करंट भी आधा हो जाएगी, है ना। तो इसका जो राइट आंसर है करंट आधा हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, चित्र में दिखाए गए के अनुसार 10 वोल्ट की सप्लाई के साथ श्रेणी में 3 रेजिस्टेंस जोड़े गए, तो प्रतिरोधक R2 में वोल्टेज मान या वोल्टेज ड्रॉप ज्ञात करो। वोल्टेज ड्रॉप ज्ञात करना है दोस्तों, है ना, वोल्टेज ड्रॉप ज्ञात करना है। R1 5 ओम है, R2 3 ओम है, R3 2 ओम है और सप्लाई दी गई है 2 वोल्ट, है ना, 5 वोल्ट। इसका जो राइट आंसर होगा 3 वोल्ट होगा, 2 वोल्ट होगा या 10 वोल्ट होगा। जी हाँ, इसका जो राइट आंसर होगा 3 वोल्ट होगा। क्या होगा दोस्तों, 3 वोल्ट। समझिएगा, पहले होता है V बराबर आई आर, है ना, तो करंट निकल जाएगी I बराबर V बटे R। हमारे पास वोल्टेज कितना है 10, है ना, और टोटल प्रतिरोध कितना है 10, है ना, तो 1 एम्पियर की करंट हो जाएगी। अब 1 एम्पियर की करंट में V बराबर आई आर में 1 और R है हमारा 3, तो 3 वोल्टेज हमारा इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, अगला प्रश्न है, यदि किसी चालक के अनुप्रस्थ काट से 1 सेकंड में 6.24 गुणे 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होता है, तो चालक के माध्यम से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का मान क्या होगा। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों ये है, वो है 1 एम्पियर। ठीक है ना, 1 एम्पियर वो है जिसमें 6.24 गुणे 10 की घाते 18 इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं, वो कहलाता है 1 एम्पियर। अगला प्रश्न है, दिए गए परिपथ में R3 का मान 2 गुना हो जाता है। ये परिपथ दिया गया है, R3 है हमारा यहाँ पे, इसका मान 2 गुना हो जाता है, तो वोल्टेज Vs के लिए कौन सा सत्य है। I3 आधा हो जाएगा, I2 और I3 दोनों आधे हो जाएंगे, I2 अप्रभावित रहेगा, सभी धारा प्रभावित होंगी। दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा सभी धारा समान रहेगी, है ना। जी हाँ, ऑप्शन नंबर 4 सभी धारा प्रभावित होंगी, है ना। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सी विद्युतीय उपकरण मध्यम प्रतिरोध का उदाहरण है। एक देखिए, प्रतिरोध को 3 भागों में, एक मध्यम, है ना, और एक होता है उच्च, एक होता है अति उच्च, है ना, ये 3 भागों में बांटा गया है। ये बात को समझिएगा आप, या इसी को हम लिख सकते हैं निम्न, मध्यम, उच्च, ये सही रहेगा, है ना, निम्न, मध्यम, उच्च। तो एक ओम से कम, यदि 1 ओम से कम है ना, क्या है, कम है, तो ये निम्न है। जैसे संट प्रतिरोध, कनेक्टिंग वायर, है ना, ये सब क्या है, निम्न प्रतिरोध के आते हैं। अब इसी में एक ओम से लेकर 100 किलो ओम तक, 1 ओम से लेकर 100 किलो ओम तक, ये हमारा क्या आता है, ये हमारा कहना चाहिए मध्यम प्रतिरोध। और 100 किलो ओम से लेकर 100 किलो ओम से लेकर कहना चाहिए कि मतलब 100 किलो ओम से ऊपर कह दो, ये उच्च कहलाएगा या अति उच्च कहलाएगा, है ना। इसका मध्यम का उपयोग जो है विद्युत बल्ब
जो बल्ब होते हैं वहाँ पर, साथ ही कहना चाहिए जो हीटिंग कॉइल नहीं होती वो मध्यम में आता है। ट्रांजिस्टर हो गया, मानव शरीर होगा, ये मध्यम में आता है। हाँ, और केबल जो आती है उच्च में आती है, केबल का इंसुलेशन जो होता है उच्च में आता है। अर्धचालक का अवरोधन प्रतिरोध ये भी हमारा उच्च में आता है। तो ये 3 भागों में प्रतिरोध को बांटा गया है, लेकिन इसमें बोला है विद्युतीय उपकरण मध्यम प्रतिरोध का है। शंट प्रतिरोध, तापक प्रतिरोध, संपर्क प्रतिरोध, आर्मेचर कुंडली प्रतिरोध। इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हीटिंग एलिमेंट या तापक प्रतिरोध को मध्यम प्रतिरोध में रखा गया है। अगला प्रश्न है 100 ओम, 200 ओम तथा 300 ओम के बीच समानांतर में जुड़े हुए हैं, है ना, ये सब पैरेलल में जुड़े हैं, लागू वोल्टेज भी है, तो निम्न में से कौन सा कथन सही है? प्रतिरोधकों के माध्यम से प्रवाहित होने वाली धारा समान होगी जबकि इसमें उत्पन्न वोल्टेज अलग अलग होगा। प्रतिरोधकों से प्रवाहित होने वाली धारा और उसमें उत्पन्न वोल्टेज समान होंगे। प्रतिरोधकों के बीच वोल्टेज समान रहेंगे जबकि माध्यम में प्रवाहित होने वाली धाराएं अलग अलग होंगी। प्रतिरोधकों के माध्यम से वोल्टेज में होने वाली धारा और उसमें उत्पन्न वोल्टेज अलग अलग होंगे। तो आप लोगों को मालूम होगा कि इसका क्या हो सकता है राइट आंसर। तो प्रतिरोधकों के बीच में वोल्टेज समान होगा, प्रतिरोधकों के बीच में वोल्टेज समान रहेगा जबकि माध्यम से प्रवाहित होने वाली धाराएं अलग अलग होंगी। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी कहलाएगा। यहाँ पर देख रहे होंगे 2 रेजिस्टेंस सीरीज में लगे हुए हैं, है ना। एक है आपका 4 महो। अब ये क्या है, रेजिस्टेंस है, क्या है ये आप सोचिए। 4 महो और 8 महो, है ना। आप यदि ये नहीं जान पाएंगे तो कोई मतलब नहीं रहेगा, वो भी सीरीज में लगा हुआ है। तो परिपथ में तुल्य प्रतिरोध ओम में ज्ञात करना है दोस्तों। 3/8, 4, 1/4 और 8। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, आशा करता हूँ इसका आंसर आप बता लेंगे, ठीक है। तो इसका देखो कैसे निकालेंगे। 1/GT, 1/GT बराबर 1/G1 धन 1/G2। अब ये वैल्यू रख देंगे 1/4 धन 1/8, तो इसका जो राइट आंसर है 3/8, ठीक है ना। ध्यान, अब ये बताइए महो किसकी इकाई है, कमेंट करके ज़रूर बताइए, कर दीजिए, टाइम मत लगाइए। महो किसकी इकाई है ये आप बताइए। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, यदि महो लगा है सीरीज में तो 1/G में होगा, यदि पैरेलल में लगा है तो G1 धन G2 ऐसे हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल। इसका अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसका विद्युत प्रतिरोधकता से सीधा संबंध नहीं है। कौन सा विद्युत पदार्थ प्रतिरोधकता से, रेजिस्टिविटी से इसका कोई भी कनेक्शन नहीं होता। काल दृढ़ीभवन, तापमान, मिश्र धातु या आवृत्ति। इसका जो राइट आंसर है फ्रीक्वेंसी से प्रतिरोधकता का जो पदार्थ है उसका संबंध नहीं होता है। एसी की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है ये हमें बताइएगा, और डीसी की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगला प्रश्न है एक बिंदु पर मिलने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है, इसे कहा जाता है किरचॉफ का, वोल्टेज का, जूल का या कूलाम का नियम। दोस्तों इसे किरचॉफ का नियम भी कहते हैं, है ना। बी प्रोपोर्शनल आई, ये किसका है, ये ओम का नियम है। अब देखिए किसी भी, ये एक जंक्शन है, ये एक धारा है, एक ये धारा है, एक ये धारा, ये हमारा जंक्शन बिंदु हो गया। यहाँ पर आने वाली धारा तथा यहाँ से जाने वाली धारा का बीजगणितीय योग क्या होता है, 0 होता है, यानी कि समेशन आई इक्वल टू 0, ठीक है। इसे हम किरचॉफ के नियम, मैश का नियम भी कहते हैं। अगला प्रश्न है किरचॉफ का धारा और वोल्टेज केसीएल और केवीएल लागू होते हैं केवल एसी में, डीएसी और डीसी दोनों में, सिर्फ डीसी में या केवल रेखीय परिपथ में। तो दोस्तों दोनों पर लागू होता है केसीएल और केवीएल, एसी और डीसी दोनों पर लागू होता है। प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा दोनों में लागू होता है, बात को समझ गए होंगे। केसीएल क्या करता है, किसी भी जंक्शन पर आने वाली धारा और जंक्शन से दूर जाने वाली धारा का बीजगणितीय योग 0 होता है। और
KVL यानी वोल्टेज का नियम क्या बोलता है? कोई बंद लूप में वोल्टेज ड्रॉप का बीजगणितीय योग 0 के बराबर होता है। बहुत अच्छा है, आप लोगों ने अच्छे से आंसर दे रहे होंगे। 50 माइक्रो एम्पियर पूर्ण स्केल धारा के लिए 10 वोल्ट की सीमा वाले वोल्ट मीटर का रेट है किया गया है। वोल्टेज का कुल प्रतिरोध कितना होगा? 200 किलो ओम होगा। क्या आप इस प्रश्न को कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? मैं इसका थोड़ा सा आपको हिंट दिए दे रहा हूं जिससे आपको दिक्कत ना हो, है ना। तो देखिए इसको कैसे करते हैं। R बराबर V/I होता है, ये आपको सभी को मालूम है ना। यहाँ पर वोल्टेज दिया है कितना? 10 वोल्ट, और I दिया है 50 गुणे 10 की घाते -6, है ना। इसको करेंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 200 किलो ओम। समझ गए होंगे बात को। इस तरह से हमारे जो महत्वपूर्ण प्रश्न हमने लागू किए हैं, कुछ प्रश्न आपको हम अपने कमेंट बॉक्स के लिए दे रहे हैं। यदि आपको मालूम हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। प्रश्न ये है कि 1 वाट में 1 HP में, किसमें? 1 HP में कितने वाट होते हैं और कितने किलोवाट होते हैं? आप ये हमें कमेंट करके बताएंगे, विशेष ध्यान रखेंगे, है ना। यदि पावर को बढ़ाया जाए तो प्रतिरोध में क्या परिवर्तन होगा? यदि आप पावर को बढ़ा रहे हैं तो प्रतिरोध भी हमारी बढ़ेगी, P प्रोपोर्शनल R होता है, ये ध्यान रखिएगा, है ना। इस तरह से हम अपने वीडियो को अभी विराम देते हैं, और आपने सभी प्रश्न किए होंगे। इसमें से कुछ प्रश्न ही आपको पसंद आए होंगे, मुझे मालूम है, लेकिन दोस्तों ऐसे ही 2-4 प्रश्न को पढ़ के हमें काफ़ी मजबूत बनना है ना। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप इंतज़ार करिए, दोस्तों को शेयर करिए। तब तक के लिए धन्यवाद।